नमस्कार। मध्य प्रदेश के ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से जो पंजीयन की प्रक्रिया अभी तक अपनाई जाती है, उसमें आगामी रबी विपणन वर्ष 2022-23 में जो समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन होगा, उसमें जो किसान पंजीयन की और उपार्जन की प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी सारे बदलाव लाए गए हैं और इस संबंध में 21 जनवरी को खाद्य आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्हीं निर्देशों को और उन्हीं संशोधनों को हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे ताकि हमारी उपार्जन की प्रक्रिया जो है सरलता से हो सके। पंजीयन की प्रक्रिया में जो हमारे ऑपरेटर्स हैं या प्राइवेट जो भी पार्टीज इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे, उन्हें एक बेसिकली क्या डायरेक्शंस हैं, क्या निर्देश है शासन के, उससे वो अवगत हो सकेंगे। तो हम अब आगे चलते हैं, उन निर्देशों को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो पंजीयन की व्यवस्था है उसमें काफ़ी सारे संशोधन किए गए हैं। अब किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे भी पंजीयन कर सकते हैं। उन्हें अब पंजीयन केंद्रों में लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पंजीयन की 2 तरह की व्यवस्था रहेगी, एक निःशुल्क व्यवस्था होगी और एक सशुल्क व्यवस्था होगी। सबसे पहले निःशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत 5 तरीकों से किसान भाई पंजीयन करा सकते हैं। एक तो यह है कि वो स्वयं के मोबाइल अथवा कंप्यूटर से पंजीयन कर सकते हैं, उसके लिए एक निर्धारित लिंक पर उनको जाना होगा, जो उन्हें बाद में दी जाएगी। दूसरा, इस बार जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो कार्यालय होते हैं, उसमें जनपद पंचायत स्तर पे जो कार्यालय हैं, उस पर और तहसील कार्यालयों में भी सुविधा केंद्र पंजीयन हेतु बनाए जाएंगे। और लास्ट 5वां नंबर जो है हमारा, वो पूर्व वर्षों में जो हमारी अभी तक हम प्रोसेस या प्रक्रिया अपनाते थे, यानी हमारी जो सहकारी समितियां हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओ, एफपीसी द्वारा जो संचालित होते हैं केंद्र, उन पे पंजीयन किसान भाई हमारे करा सकेंगे। ये है हमारी निःशुल्क व्यवस्था। साथ ही सशुल्क व्यवस्था भी है। इसमें जो हमारे एमपी ऑनलाइन के कियोस्क होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के कियोस्क होते हैं, लोक सेवा केंद्र होते हैं, या जो साइबर कैफे जिसे निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है, वो लोग भी किसानों का पंजीयन आगामी रबी विपणन वर्ष 2022-23 के लिए कर सकेंगे। परंतु कुछ आवश्यक बातें सशुल्क पंजीयन संबंधी जो बातें हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कियोस्क या साइबर कैफ़े इसमें सीधे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उसके लिए जो पहला इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उनको एक विधिवत ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा कलेक्टर महोदय से, या कोई भी सक्षम प्राधिकारी जो होंगे डिसाइड होगा, उनसे अपने ज़िले के पहले ऑथराइजेशन प्राप्त करना होगा, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और ये जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं, यानी ये कियोस्क और हमारे निजी साइबर कैफ़े हैं, उनको जो पंजीयन हेतु शुल्क लेना है, उसके लिए संबंध में एक निर्देश फिर जिला स्तर पे जारी होगा, उसका पालन करना होगा और उनको वो शुल्क राशि संबंधी सारी जानकारी बैनर के थ्रू अपने स्थान पे लगाना होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो किस किस शुल्क पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा अगला, कि पंजीयन करने हेतु जो आवश्यक दस्तावेज हैं, किसान के आधार नंबर, कोई अन्य फोटो पहचान पत्र है, उसका उन्हें पूरा परीक्षण पहले अच्छे से कर लेना है और उनका एक रिकॉर्ड अपने पास उनको संधारित करना पड़ेगा जिनका वो पंजीयन कर रहे हैं। और ये पॉइंट हमारी समितियों के लिए भी है, जहाँ पे निःशुल्क भी पंजीयन व्यवस्था हो रही है, उनको भी ये सुनिश्चित करना है कि उनके सारे संबंध जो दस्तावेज हैं, उसका उन्होंने परीक्षण कर लिया है और उसका एक रिकॉर्ड रखा हुआ है। और इसके अलावा जो सिकमी बटाईदार और वन पट्टाधारी किसान की पंजीयन होते हैं, वो प्राइवेट पार्टीज यानी हमारे कियोस्क के माध्यम से या लोक सेवा केंद्र इत्यादि स्थानों पे नहीं हो पाएगा। वो केवल और केवल सहकारी समितियां, हमारे जो समितियां एसएचजी, एफपीओ, एफपीसी चलाते हैं, वहीं पर उनका पंजीयन हो पाएगा। और उनके जितने भी पंजीयन होंगे इस कैटेगरी में, सिकमी बटाईदार और वन पट्टाधारी में, उन पूरे का पूरे रजिस्ट्रेशन और पंजीयनों का राजस्व विभाग द्वारा 100% सत्यापन किया जाएगा। और इसमें भी यही बात है कि सारे दस्तावेज किसान के संबंधित आधार, फोटो पहचान पत्रों का परीक्षण करना है और रिकॉर्ड रखना है, और उसके बाद परीक्षण के उपरांत ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, पंजीयन की प्रक्रिया को करना है।
अब इम्पॉर्टेंट जो है कि एक्चुअली उपार्जन प्रक्रिया में जो संशोधन हुए अगर उसकी बात करें हम, तो सबसे जो क्रिटिकल था वो एसएमएस जो पूर्व पंजीयनों में होता था, एसएमएस की प्रक्रिया थी। उस पे अभी हम देखते हैं कि नवीन निर्देश क्या है। जो किसानों के लिए एक ये शर्त थी पूर्व में कि जब उन्हें एसएमएस प्राप्त होगा, उसके उपरांत ही वो फसल बेच पाते थे, उस तरह की अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। अब आगामी हमारे रबी वर्ष में गेहूं का जब वो करेंगे तो अपना फसल बेचने जाएंगे तो उसमें किसी तरह के एसएमएस की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी। इसमें कई बार एसएमएस प्राप्त नहीं होता था, उनको किसानों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था, जिससे अब उनको मुक्ति मिल जाएगी। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि परिवर्तित जो व्यवस्था है उसमें फसल बेचने के लिए अब किसान को जो निर्धारित पोर्टल है उसमें कोई भी नज़दीक का जो उपार्जन केंद्र लगता है उन्हें जो तिथि और टाइम स्लॉट यानी किस टाइम पे किस डेट पे वो अपना फसल बेचना चाहते हैं उसका चयन वो स्वयं कर सकेंगे। तो ये भी एक सुविधा उनको मिल गई है। और ये नेचुरल बात है कि भाई उपार्जन केंद्र और तिथि और टाइम स्लॉट जो चयन करेंगे वो जो नियत तिथि रहेगी उपार्जन की उससे पूर्व में ही होनी चाहिए या उस डेट तक होनी चाहिए, उसके बाद तो होना संभव ही नहीं है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि 1 सप्ताह पूर्व तक जो लास्ट डेट है उसे 1 सप्ताह पूर्व तक की डेट टाइम स्लॉट वो चयन कर सकेंगे। इसी के साथ भुगतान व्यवस्था में भी एक काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है और वो यह है कि अब किसानों से बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड जो हम लेके एंट्री करते थे, हमारे ऑपरेटर्स एंट्री करते थे, अब उसकी अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। इसमें कई बार आईएफएससी कोड की प्रविष्टि में या अकाउंट के खाता नंबर की प्रविष्टि में अगर एक आध डिजिट या कुछ गलती हो गई तो पेमेंट का इश्यू हो जाता था क्रिएट, अब वो समस्या से निजात मिल जाएगा। अब ये है कि किसानों को हमें हमारे ऑपरेटर्स को या हमारी समिति के लोगों को या जो फूड इस पूरी प्रोसेस से जुड़े लोग हैं उन्हें अवेयर करना है कि नवीन पंजीयन की अगर बेहतर व्यवस्था उनको बेहतर सेवा प्राप्त करनी है किसानों को तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनका जो खाता नंबर है वो बैंक का खाता नंबर आधार नंबर से लिंक हो और मोबाइल नंबर से लिंक हो। जो मोबाइल नंबर उनका एक्टिव अभी करेंटली है, वर्तमान में है, वो आवश्यक रूप से लिंक हो तो बड़ी सरलता से पूरी उपार्जन की प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी। इस स्लाइड में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसमें हमको विशेष ध्यान देना है कि किसान का पंजीयन तभी हो सकता है जब उनका जो भू अभिलेख में दर्ज खाता और खसरे की जो डिटेल्स है उसमें जो नाम है उसका आधार कार्ड में जो नाम है वो दोनों सेम हो, उसमें एक अंतर ना हो, अन्यथा पंजीयन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसका हमको विशेष ध्यान देना है। अगर मान लीजिए कि दोनों में भू अभिलेख में और आधार कार्ड में नहीं नाम में सेम नाम नहीं है, किसी कारण से कोई विसंगति है तो उस स्थिति में फिर तहसील कार्यालय द्वारा उनके पंजीयन का पहले सत्यापन होगा। उनके सत्यापन होने के उपरांत ही उनका पंजीयन मतलब मान्य होगा। अदरवाइज अगर उनकी डिटेल्स अगर मैच नहीं करेंगी और उनका सत्यापन नहीं हुआ है तहसील कार्यालय से तो फिर वो पंजीयन मान्य नहीं रह जाएगा, फिर उपार्जन के वक्त समस्या खड़ी हो जाएगी। एक सुविधा ये रहेगी कि किसान अगर उपार्जन केंद्र पर फसल बेचने के लिए स्वयं न जाकर अपने किसी पिता, भाई, पति, पुत्र इत्यादि को नामित कर सकते हैं ताकि वो नामित व्यक्ति जाकर फसल को बेच सके। इस केस में भी जो नामित व्यक्ति है फिर उनका आधार वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आधार वेरिफिकेशन के लिए उपार्जन जो केंद्र होगा, स्थान होगा, वहां पर बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा उनका सत्यापन होगा कि नामित व्यक्ति जो दिया गया था वो वैलिड व्यक्ति है। उनका आधार के थ्रू बायोमेट्रिक मशीन की मदद से उनका सत्यापन किया जाएगा। अब है जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यानी महत्वपूर्ण दिनांक हैं, उसमें अभी फिलहाल जो है डेट्स पंजीयन की जो दिनांक है वो हमारी 5 फरवरी 2022 से 5 मार्च 2022 तक होगा। उपार्जन केंद्रों पर यह पंजीयन प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक हो सकता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या तहसील कार्यालय में जो स्थापित होंगे सुविधा केंद्र उनमें सिर्फ कार्य दिवसों में यानी छुट्टी के दिन नहीं होगा और दूसरा सिर्फ कार्यालयीन समय पे ही होगा। उनका 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम वहां पे पंजीयन का नहीं रहेगा। फिर फसल बेचने हेतु उपार्जन केंद्र में जो हमें किसानों को सुविधा है कि वो डेट और टाइम स्लॉट का चयन कर सकें,
वो सुविधा 7 मार्च 2022 से 20 मार्च 2022 तक रहेगी। उपार्जन केंद्रों पर वही समय रहेगा और कार्यालय जो है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय में भी वही सेम कि कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय पर भी ही रहेगा। उपार्जन अवधि जो अभी संभावित है वो 25 मार्च 2022 से 15 मई 2022 तक होगा। ये सारे निर्देश जो अभी 21 जनवरी को शासन द्वारा लेटर दिया गया उससे लिए गए हैं, इनमें हो सकता है समय आने पर निर्देशों में कुछ बदलाव हो, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इस स्लाइड्स को या इस वीडियो का उपयोग मतलब फाइनल ना माना जाए, इसमें निर्देशों में आवश्यक बदलाव होते रहेंगे। अब हम आते हैं पंजीयन की प्रक्रिया पर। तो एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भूमि का स्वामी अगर पंजीयन करा रहा है तो उन्हें उसके केस में हमको क्या क्या बातों पर ध्यान दें। भूमि स्वामी के केस में हमको नॉर्मल वही प्रोसेस है जो इतने निर्धारित वर्षों से, पिछले कई वर्षों से जो हमने प्रक्रिया अपना रहे हैं कि पोर्टल पर या वेबसाइट पे जाकर पहले ऑपरेटर को लॉगिन करना पड़ता है, फिर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके अलावा जो गिरदावरी ऐप है, किसान ऐप रहेगा, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप, उसका उपयोग करके भी काम किया जा सकेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं हम उसको ले लेते हैं। बाकी प्रक्रियाएं जब पोर्टल आप देखेंगे तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बातें जो है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि जब ऑपरेटर ये संतुष्ट हो जाएगा कि जो नाम प्रदर्शित हो रहा है उनका जो आधार में जो नाम है और जो उनको दिख रहा है गिरदावरी ऐप्स के थ्रू आ रहा है वो उन दोनों में नाम सेम है, तो फिर वो एंट्री जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें सबसे पहले जो किसान का नाम है वो अंग्रेजी में दर्ज किया जाएगा, यानी इंग्लिश में उनका नाम हमको लिखना होगा। फिर आगे ड्रॉप डाउन उसी हिसाब से आते जाएंगे कि तहसील है, फिर तहसील के बाद उनका जो ग्राम ग्राम के लोग हैं, ग्राम के किसान है, खाता धारक है, उनके अपने आप नाम आ जाएंगे। वो टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उनका नाम सिलेक्ट करने पे खसरा जोड़ने के विकल्प पे जाना होगा और संबंधित जो किसान के खसरे हैं उनका सिलेक्शन या चयन किया जा सके। ये ध्यान देना है कि गिरदावरी में जो खसरे हैं, चाहे वो सिंचित हो चाहे असंचित हो, केवल उन्हीं रकबों का पंजीयन किया जा सकेगा। इसके उपरांत जो है आधार नंबर हमें किसान का एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद किसान को रजिस्टर्ड मोबाइल यानी जो आधार नंबर से मैप्ड मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी के माध्यम से डालने पर उसको जो डेटा आधार डेटाबेस में किसान की जो जानकारी वो पूरी की पूरी फैच होके या सामने दिखाई देने लगेगी। अगर किसी किसान का आधार नंबर नहीं है तो पहले उन्हें आधार केंद्र पे जाकर अपना आधार नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और चूंकि आधार नंबर तुरंत नहीं मिलता है तो जो पंजीयन की जो उनको आधार आवेदन की जो पंजीयन की पावती मिलेगी उसका क्रमांक डालकर भी किसान का पंजीयन किया जा सकेगा। इस केस में भी उनके पास हमें जो है किसान के पास ओटीपी एक आएगा, उस ओटीपी को डाल के ही किसान का पंजीयन सुरक्षित किया जा सकेगा। पंजीयन अगर सफल हो जाता है, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि नाम की मैचिंग या कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, तो फिर किसान को एक एसएमएस प्राप्त हो जाएगा कि उनका पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया है। इसका एक प्रिंट भी पोर्टल से निकाला जा सकेगा। पंजीयन में फसल की क्या किस्म है, विक्रय योग्य कितनी मात्रा है, कटाई उपरांत फसल को कौन से भंडारण स्थल पर रखा जाएगा, उसकी भी जानकारी उसमें दर्ज होगी। कुछ स्लाइड्स में मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि नीचे का एक दो लाइन कट रही होगी, पर उसको मैं अपने लेवल से जितना हो सकता है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी हमने भूस्वामी का देख लिया, अब सिकमी बटाईदार और वन पट्टाधारी पंजीयन कैसे होंगे इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है कि पहले तो ये कि ये सिर्फ पंजीयन समितियों या जो समितियां एसएसजी, एफपीओ, एफपीसी चलाते हैं वहीं पर हो सकता है। इसमें भी किसान को अपने आधार संबंधी जो दस्तावेज हैं, पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है, सिकमी नामे की प्रति उपलब्ध करानी होगी। और जो किसान का आधार नंबर है वो ऑपरेटर को अपने ई उपार्जन पोर्टल में स्क्रीन में एंटर करना पड़ेगा। और सिकमी बटाईदार किसान द्वारा जो प्रस्तुत सिकमी है उसमें जो किसान के विवरण के आधार पर उन्हें जो भी जिला है, तहसील, ग्राम है उसका चयन करते हुए खसरे नंबर की उसमें चयन करना पड़ेगा, वो फैच होके दिखाई देगा। अगर किसान वन पट्टा से संबंधित वाले हैं तो उनके केस में वन पट्टा का क्या क्रमांक है, उसका खसरा, रकबा और बोई गई जो फसल है उसकी प्रविष्टि की जाएगी। और इस केस में भी जो पोर्टल आधार के आधार पे
उनको संबंधित किसान को ओटीपी प्राप्त होगा और वो ओटीपी की एंट्री करने के बाद उसका वेरिफिकेशन करके उसको सेव कर सकेंगे। ऐसे केस में जहाँ पे मोबाइल नहीं है, ऐसा संभव है, तो ऐसे केस में फिर जो समिति स्तर पर बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध होगी, उस बायोमेट्रिक से डिवाइस से भी उनका सत्यापन किया जा सकेगा या करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात फिर वही है कि अगर ई उपार्जन पोर्टल पर जो नाम डाला गया है और जो आधार है, उन दोनों में नाम समान होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी मिसमैच होता है तो पंजीकरण जो है वो सफल नहीं हो पाएगा, विफल हो जाएगा। और अगर सफल हो जाता है तो एसएमएस के माध्यम से उसकी सूचना किसान को प्राप्त हो जाएगी और पोर्टल से उसका प्रिंट भी निकाला जा सकेगा। यहाँ पर वन अधिकार पट्टाधारी या सिकमीदार किसानों से जो उनका अनुबंध होता है, वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध, उसकी प्रति उनको उनसे लेना होगा, उनको उपलब्ध कराना होगा। किसान को अपनी बोई गई जो फसल है उसका प्रकार, किस्म, उसका रकबा और कितनी विक्रय योग्य मात्रा होगी, उसकी भी जानकारी जो है वो आवेदन में दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही जो फसल उत्पादित होगी उसका भंडारण स्थान कहाँ होगा, उसकी जानकारी भी उनसे लेकर रखना होगा, एंटर करना पड़ेगा। अब हम डेटा संशोधन की बात करेंगे कि डेटा संशोधन की क्या कार्रवाइयाँ हैं। मान लीजिए भू अभिलेख या आधार डेटा में किसान का जो नाम है वो त्रुटिपूर्ण है, तो उसे राजस्व अमले से भूलेख वाला संबंधित डेटा जो है वो राजस्व अमले से, और जो आधार संबंधी डेटा है वो आधार पंजीयन केंद्रों के नाम से वो संशोधन कराया जाना चाहिए। आधार डेटाबेस में दर्ज मोबाइल नंबर पे ही चूंकि ओटीपी जाएगा, तो सही मोबाइल नंबर वहां पे होना जरूरी है, नहीं तो काफी समस्या हो जाएगी पंजीयन में। काफी उसको मोबाइल नंबर जो करेक्ट वर्तमान वाला है, सही वाला है, उसको अपडेट किया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारे वेरिफिकेशन पंजीयन से पूर्व उसी नंबर के थ्रू होंगे। अदरवाइज ओटीपी प्राप्त नहीं होगा तो समस्या बनेगी पंजीयन में। चूंकि यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि आधार से जो खाता बैंक का लिंक है उसी खाते में पेमेंट होगी, तो वो सारी वेरिफिकेशन भी की किसान द्वारा कर लिया जाए कि जो बैंक खाता मेंशन्ड है, आधार से लिंक्ड है, वो त्रुटिपूर्ण तो नहीं है कहीं जानकारी, ताकि पेमेंट में किसी तरह का समस्या खड़ी ना हो। दावा आपत्ति से संबंधित भी 3 पॉइंट हैं। इसमें पहला ये कि अगर जो गिरदावरी है, किसान की गिरदावरी, उसमें अगर भूमि का जो रकबा है या जो फसल का प्रकार है, अगर उसकी किस्म से किसी भी स्तर पे अगर वो संतुष्ट नहीं है किसान, तो उन्हें दावा आपत्ति करना पड़ेगी। गिरदावरी में उनको दावा आपत्ति करनी पड़ेगी, और अगर निराकरण हो जाएगा तो फिर उनको निराकरण के बाद ही उपार्जन पे पंजीयन करना है। अगर मान लीजिए गिरदावरी में बोई गई जो फसल है, फसलों की किस्म, किसी प्रकार का भी अगर किसान का संशोधन उसमें होता है, तो वो अपने आप ई उपार्जन पोर्टल पे वो स्व संशोधन हो जाएगा, और जब वो संशोधन हो जाएगा तो उसकी सूचना राज्य स्तर के कार्यालय से एसएमएस के माध्यम से किसान को दे दी जाएगी। सत्यापन की प्रक्रिया से भी आप लोग परिचित हैं, और सत्यापन हर बार होता है। जो रेवेन्यू का स्टाफ है, राजस्व का विभाग का है, वो इसका सत्यापन करेंगे। तो जो विगत वर्ष के पंजीयन हैं, अगर उससे 50% अधिक रकबा किसी किसान का होता है तो ऐसे किसानों का सत्यापन होगा। 2 हेक्टेयर से जिनका अधिक रकबा है वैसे किसानों का पूरा सत्यापन किया जाएगा। सिकमी बटाईदार किसानों का 100% सत्यापन होगा, या कोई स्वामित्व वाली भूमि वाले हैं उनका होगा। वन पट्टा अधिकारी किसानों के रकबों का होगा। और इसे जो वन पट्टाधारी वाले हैं उनका सत्यापन वन विभाग के अमले द्वारा किया जाएगा, उनका रेवेन्यू के स्टाफ द्वारा नहीं किया जाएगा। और उसकी प्रविष्टि जो है वन पट्टाधारी वालों की, वो डीएम नान जो जिले में रहते हैं उनके उनके लॉगिन से उसकी प्रविष्टि पोर्टल पे की जाएगी। ये सिंपल जो हमारे पिछले उपार्जनों से इस बार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें जो बदलाव है, उसके बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। काफ़ी सारे इसमें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसमें एफएक्यूज करके भी इन निर्देशों में एक निर्देश हैं एफएक्यू से संबंधित, यानी कॉमन जो समस्याएं आ सकती हैं तो उसका निराकरण क्या होगा, ये काफ़ी काम का हमारे लिए है, इसलिए इसको डिस्कशन यहाँ किया जाना उचित रहेगा। सबसे पहला जो पॉइंट लिया है कि अगर मान लीजिए किसान के पंजीयन में जो किसान पंजीयन में जो मोबाइल नंबर दिया है उसमें ओटीपी प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो इस केस में ये कंडीशन हो सकती है कि क्या किसान का जो आधार का जो डेटाबेस में रजिस्टर्ड आधार नंबर के अगेंस्ट जो मोबाइल नंबर है, क्या वो सेम है, पहले तो ये प्राप्त करना जानना जरूरी है। अदरवाइज अगर वो अलग होगा तो उसमें ओटीपी प्राप्त हो ही नहीं सकता है।
अगर ऐसा है कि उसमें नंबर अलग है, यहाँ अलग नंबर है अभी वर्तमान में जो चालू नंबर है, तो फिर उन्हें आधार केंद्र या संबंधित केंद्र या पोस्ट ऑफिस जाकर अपना मोबाइल नंबर अपने आधार में मैप कराना होगा, उसके बाद ही किसान पंजीयन किया जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर अगर सेम है दोनों जगह है तब भी ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर इसके लिए एक बार ओटीपी प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, दोबारा रीट्राई करना चाहिए मोबाइल को। हो सकता है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो या ऐसा इशू हो, कोई ऐसा नेटवर्क रिलेटेड इशू भी हो सकता है, या सर्विस प्रोवाइडर, यानी कई बार क्या होता है लोग पोर्टल को दोष देते हैं, जबकि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो प्राइवेट कंपनी जिसकी सिम यूज कर रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ डिले हो सकता है। और मान लीजिए किसी भी तरह से ये नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो बायोमेट्रिक डिवाइस है ही, केंद्रों को मिलेंगे, उनको बायोमेट्रिक के डिवाइस के माध्यम से इस पंजीयन को करना है। दूसरा जो संभावित समस्या है वो ये है सकती है कि जो गिरदावरी में दर्ज फसल है, रकबा, सिंचित असिंचित जो भी रकबा है, और जो उन्होंने मौके पे यानी फील्ड पे जो फसल बोई है उनके रकबा में अंतर है, और ये वाली समस्या आती ही है। काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होती है कि गलत गिरदावरी में डेटा दिख रहा है, तो ऐसे केस में इसका जो समाधान बताया गया वो ये है कि जो एमपी किसान ऐप है उसमें दावा आपत्ति कर किया जा सकता है। उसमें दावा आपत्ति में वो एक विकल्प को चयन कर सकते हैं जिसमें सही फसल रकबा, सिंचित असिंचित जो भी रकबा है की जो स्थिति है वो दर्ज कराना होगा। फिर जो संबंधित पटवारी हैं, नायब तहसीलदार, तहसीलदार से उनसे उनको संपर्क करना चाहिए, समिति को भी करना चाहिए और किसान को तो करना ही चाहिए, ताकि वो उनका निराकरण कर सकें। और जो गिरदावरी में संशोधन होगा तो उसके बाद फिर पंजीयन में कोई समस्या नहीं आएगी, पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाएगा। तीसरी जो संभावित समस्या है वो ये है कि अगर जो मूल भूस्वामी है उसका उनकी किसी कारणवश मृत्यु अगर हो गई है तो फिर कैसे पंजीयन होगा। तो जो उनके वैध वारिस या उत्तराधिकारी हैं उन पर अगर नामांतरण हो जाता है तो तभी उसी उनका पंजीयन किया जा सकेगा, यानी कि नामांतरण अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में फिलहाल तो पंजीयन की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी। जो अगला चौथा संभावित समस्या है वो शामिलाती भूस्वामी होने पर पंजीयन किस प्रकार किया जाएगा। अगर वो काफ़ी सारे मेंबर्स हैं अगर तो फिर जितने हिस्सेदार हैं उन्हें अपनी अपनी जितनी भी भूमि है उनकी पंजीयन सेपरेट सेपरेट कराना पड़ेगा। जो पांचवी हमारी संभावित समस्या है वो ये है कि अगर किसान की भूमि एक से अधिक जिले ग्राम में होने पर पंजीयन किस प्रकार किया जाएगा। ये पूर्व में भी इस तरह की समस्याएं आती थी, इस तरह के प्रश्न आते थे। तो इसमें दो तरह के केस बनते हैं। अगर एक ही जिले के अंदर अन्य एक ग्राम से ज़्यादा ग्रामों में किसान की भूमि है तो पंजीयन में कोई इश्यू नहीं है, वो दूसरे ग्राम की फसल के रकबे उसमें जोड़े जा सकेंगे, उसका ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर इसमें दूसरा केस ये बनता है कि अगर किसान की भूमि एक से ज़्यादा जिलों में है, अन्य जिलों में है, तो फिर जो समग्र सदस्य आईडी है और आधार नंबर है, उन दोनों का यूज़ करके दूसरे जिले में भी पंजीयन कराना होगा। यानी अगर एग्जाम्पल के लिए एमपी के दो जिले हम ले लें, जबलपुर और इंदौर, तो इस केस में उनको दोनों जगह पंजीयन कराने पड़ेंगे। और अगली संभावित समस्या है कि पंजीयन में मान लीजिए बैंक खाते की जानकारी नहीं ली जा रही है, मतलब नेचुरली इस बार हमको नहीं डालना है उनका आईएफएससी कोड और बैंक के अकाउंट नंबर, तो फिर कैसे भुगतान होगा। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो उनका आधार नंबर उससे जो भी खाता मैप्ड है, लिंक्ड है, उस खाते में पेमेंट हो जाएगी। इसलिए इस बार नहीं लिया जा रहा है। इसलिए ये सुनिश्चित करना है किसान को भी कि भाई उनका जो सारी इंफॉर्मेशन जो आधार में जो बैंक मैप्ड है, बैंक अकाउंट डिटेल्स मैप्ड है, वो एक्टिव स्टेट पे रहे। संभावित अगली समस्या ये है कि एमपी ऑनलाइन कियोस्क या जो कॉमन सीएससी सेंटर हैं हमारे, उनमें पंजीयन किस प्रकार होगा। तो उनको पोर्टल में लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको कोई पोर्टल के लिए लॉगिन नहीं मिलेगा। उनको एमपी किसान ऐप से जो गूगल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर सकेंगे, उसके माध्यम से उनको पंजीयन करना होगा। अगला है सिकमी पटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन कहाँ किए जा सकेंगे। तो इसके बारे में हमने पहले 2-3 बार चर्चा कर ली है कि प्राइवेट पार्टीज या सीएससी सेंटर्स, कियोस्क या लोक सेवा केंद्र इत्यादि जगहों पर ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ समिति स्तर पर, चाहे वो सहकारी समिति हो, चाहे एसएसजी, एफपीओ, एफपीसी द्वारा संचालित हो, उन्हीं के स्तर पर ये इस तरह के पंजीयनों को किया जा सकेगा।
अंतिम जो इसमें संभावित समस्या बताई गई है वो ये है कि अगर किसान द्वारा दर्ज कराए गए नाम एवं भू अभिलेख डेटा में दर्ज नाम में अंतर है तो क्या करना होगा। इसको भी हमने पूर्व में अभी डिस्कस किया है कि अगर ऐसा केंद्र का केस होता है तो किसान को आधार केंद्र या पोस्ट ऑफिस या अन्य जहाँ भी आधार से संबंधित जानकारी संशोधित होती है वहां पर जाके उसको संशोधित कराना पड़ेगा। और अगर भू अभिलेख में डेटा भिन्न है तो फिर राजस्व अधिकारी से उनको संपर्क करके इसको करना होगा। नाम का मिलान नहीं होने पर पंजीयन नहीं हो सकेगा, मेन बात ये है। तो उनका एनी केस में उनको पहले अपने नाम में संशोधन, अपनी जो जानकारी है, बैंक अकाउंट डिटेल्स उसको एक्टिव कर लें, फिर बाकी पंजीयन की प्रक्रिया बड़ी स्मूथ चलेगी, इसमें कहीं समस्या नहीं आएगी। तो इस वीडियो में या इन स्लाइड्स के माध्यम से हमने जो अभी लेटेस्ट जो निर्देश है उसको हमने डिस्कस किया है। हो सकता है इसमें मेरे बताने में कहीं त्रुटि भी हुई हो सकता है इन निर्देशों में कुछ वक्त के साथ संशोधन हो आवश्यकता अनुसार। तो इसलिए आपको इस वीडियो का रेफरेंस लेना है, लेकिन इस आगे इस बात पे भी ध्यान देना है कि क्या नए निर्देश क्या आते रहते हैं, उसके संबंध में जिला लेवल पे भी निर्देश जारी होते रहते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि शायद ये वीडियो आप लोगों को मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।